मॉर्निंग दोस्तों। आज जो हमारा सेशन रहेगा, अभी तक हमने जो पढ़ा है उसके छोटे छोटे जो थोड़े बहुत जो एमसीक्यूज था, अभी तक ये चल रहा था कि भाई एमसीक्यूज नहीं आ रहे हैं, एमसीक्यूज नहीं पूछे जा रहे हैं। तो आज जो हमारा सेशन होगा वो आपके 30 से 40 क्वेश्चन हैं। ठीक है, ये क्लास चलेगी आपकी एमसीक्यूज से रिलेटेड चलेगी। स्टिल अगर आपके पास कोई भी डाउट रहता है तो आप अपने कमेंट सेक्शन में अपने क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। अगर आज टाइम अवेलेबल रहेगा तो हम आज देंगे, और नहीं तो हम अगली क्लास में उनके सॉल्यूशंस, उनके जवाब देंगे। ठीक है, तो आज हम अपना सेशन क्वेरी सेशन स्टार्ट करते हैं। आज हम अपना क्वेरी सेशन स्टार्ट करते हैं। ठीक है, जिसमें आपका जो पहला क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन पढ़िएगा फिर उसका जवाब दीजिएगा। ठीक है, पहला क्वेश्चन है विच इज द करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट द मेथड ओवरराइडिंग इन जावा। ठीक है, इसमें है कि मेथड ओवरराइडिंग क्या होती है और किस तरह से वो काम करता है। ठीक है, मेथड ओवरराइडिंग इन जावा। तो पहला है आपके पास स्टैटिक मेथड। पहला स्टैटिक मेथड के बारे में कहा है कि स्टैटिक मेथड कैन बी ओवररिडन एज अ नॉन स्टैटिक मेथड। सेकंड आपके पास ऑप्शन है द ओवरराइडिंग मेथड कैन हैव अ लोअर एक्सेस लेवल देन अ मेथड बीइंग ओवररिडन। मतलब अगर आपके पास एक मेथड है एक्स, ठीक है, और इसको ओवरराइड कर रहे हो दूसरे एक्स से, ठीक है, तो क्या ये अगर पब्लिक है या प्राइवेट है तो इसको पब्लिक कर सकते हैं, या ये अगर पब्लिक है तो इसको प्राइवेट कर सकते हैं। दूसरा ऑप्शन। तीसरा ऑप्शन है आपके पास ओवरराइडिंग मेथड मस्ट हैव अ सेम मेथड सिग्नेचर एज द मेथड इन पेरेंट क्लास। इसका मतलब ये है कि अगर मान लीजिए अगर आपके पास एक मेथड है पेरेंट क्लास में, इसके अंदर दो पैरामीटर पास हो रहा है, इसका रिटर्न टाइप ये वॉइड है, फाइन, और इसका जो एक्सेस स्पेसिफायर है वो पब्लिक है। अगर इसको सब क्लास के अंदर मैं इनहेरिट करता हूं तो इसके अंदर जो इनहेरिट करूं वो भी पब्लिक होना चाहिए, वो वॉइड होना चाहिए, वो मेथड भी एक्स होना चाहिए, और उसके अंदर नंबर ऑफ पैरामीटर्स भी सेम होनी चाहिए। फोर्थ है ओनली द रिटर्न टाइप ऑफ ओवरराइडिंग कैन बी चेंज। इसका मतलब यह है अगर मैंने यहां पर वॉइड लिख दिया तो यहां पर वॉइड की जगह इंट लिख सकते हैं। तो ये आपके पास क्वेश्चन है, आप बताइएगा इसका आंसर क्या रहेगा। ए, द स्टैटिक मेथड कैन बी ओवररिडन एज नॉन स्टैटिक मेथड। सेकंड, द ओवरराइडिंग मेथड कैन बी हैव अ लोअर एक्सेस लेवल देन मेथड बीइंग ओवररिडन। थर्ड, ओवररिडन मेथड्स मस्ट हैव अ सेम मेथड एंड सिग्नेचर। एंड लास्ट, ओनली रिटर्न टाइप कैन बी चेंज्ड। बताइएगा। चिन्मय जैन, अदिति शर्मा, बिल्कुल सही। ठीक है, जो इसका आंसर होगा वो आपका होगा द ओवरराइडिंग मेथड मस्ट हैव अ सेम मेथड सिग्नेचर एज द मेथड इन द पेरेंट क्लास। ठीक है, अब हम पहले ऑप्शन को देख लेते हैं। स्टैटिक मेथड कैन बी ओवरराइडन। ये तो पहली लाइन बिल्कुल गलत हो गई। ठीक है, मैंने जब आपको स्टैटिक मेथड बताया था तो ये बात आपको मैंने बताई थी कि स्टैटिक मेथड में सिर्फ स्टैटिक मेथड ही आते हैं, स्टैटिक वेरिएबल्स ही आते हैं। तो स्टैटिक जो होता है वो नॉन स्टैटिक को तो एक्सेस कर ही नहीं सकता। ओवररिडन तो चलो छोड़ो, अपन स्टैटिक मेथड के थ्रू नॉन स्टैटिक को तो एक्सेस कर ही नहीं सकते। ठीक है, इसलिए ये पहला ऑप्शन गलत हो गया। दूसरा ऑप्शन, द ओवरराइडिंग मेथड कैन हैव अ लोअर एक्सेस लेवल देन अ मेथड बीइंग ओवररिडन। मतलब कि अगर ये अगर पब्लिक है या ये अगर आपका प्राइवेट है पब्लिक, तो मेथड ओवररिडन का एक्सेस मॉडिफायर से कोई लिंक नहीं है। अगर आपको उनकी आपको एक्सेस मॉडिफायर्स को अगर चेंज करना है तो पब्लिक को प्राइवेट, प्राइवेट को पब्लिक को प्राइवेट आप नहीं कर सकते, या कर सकते हैं। ये क्वेश्चन है आपके पास कि पब्लिक को क्या कैन। दूसरा क्वेश्चन, कैन पब्लिक को या प्राइवेट को पब्लिक, पहला, या पब्लिक को प्राइवेट, इनमें से कौन सा सही है। पहला है क्या पब्लिक को प्राइवेट कर सकते हैं, दूसरा है क्या पब्लिक क्या पहला है क्या प्राइवेट को पब्लिक कर सकते हैं, और जो दूसरा है क्या पब्लिक को प्राइवेट कर सकते हैं। इनमें से कौन सा सही है। ठीक है, इसी पर अपन एक दूसरा क्वेश्चन, क्या प्राइवेट को पब्लिक कर सकते हैं, यस और नो। क्या प्राइवेट को पब्लिक कर सकते हैं, आंसर इज नो। ठीक है, आप प्राइवेट को पब्लिक नहीं कर सकते। ठीक है, लेकिन पब्लिक को आप प्राइवेट कर सकते हो। ठीक है, थर्ड जो आपने बिल्कुल सही बताया, सेम मेथड होगा, सेम सिग्नेचर रहेगा। ठीक है चिन्मय जैन, ओके, थैंक यू। ऑन द रिटर्न टाइप ऑफ द ओवरलोडिंग मेथड कैन बी चेंज्ड। तो ये भी क्वेश्चन जो है, ये भी ऑप्शन गलत है। तो इसका आंसर होगा, बिल्कुल सही बताया आपने। नेक्स्ट पे चलते हैं अपन। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़िएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़िएगा, व्हाट इज द यूज ऑफ सुपर कीवर्ड।
यूज ऑफ सुपर कीवर्ड, पहला है टू रेफर द इमीडिएट पेरेंट क्लास ऑफ एन ऑब्जेक्ट, पहला। दूसरा, टू कॉल द स्टैटिक मेथड इन द पेरेंट क्लास। अभी हम सिंपल कर रहे हैं। चिन्मय जैन सर, स्टैटिक मेथड को ओवरलोड कर सकते हैं क्या? अब आपके पास ये क्वेश्चन है, क्या स्टैटिक को ओवरलोड कर सकते हैं क्या? स्टैटिक को बिल्कुल ओवरलोड कर सकते हैं, उसकी डेफिनेशन आप अलग दे सकते हैं, ठीक है, बिल्कुल कर सकते हैं, ठीक है। चिन्मय आगे बढ़े, ठीक है। बस स्टैटिक के लिए आपको एक चीज याद रखनी है कि स्टैटिक जो होते हैं वो आपके क्लास वेरिएबल होते हैं। स्टैटिक जो होते हैं वो आपके क्लास वेरिएबल होते हैं। सार्थक, अब देखिएगा, इसका आपने बताया, अब मैं इसको हटा देता हूं इमीडिएट को, ठीक है। एक आपके सार्थक, एक मैंने ये लिखा टू रेफर द पेरेंट क्लास, और एक ऑप्शन और लिखा मैंने ई, टू रेफर टू द इमीडिएट पेरेंट ऑब्जेक्ट। अब बताएं, एक मैंने लिखा टू रेफर द इमीडिएट पेरेंट क्लास, और एक लिखा मैंने टू रेफर द इमीडिएट पेरेंट ऑब्जेक्ट। अब बताएं, अब कौन सा ऑप्शन होगा? ऑप्शन ई, बिल्कुल बिल्कुल, जो मैंने, बिल्कुल सही बात इनमें। तो मैंने जब सुपर कीवर्ड बताया था तब मैंने ये बोला था कि सुपर कीवर्ड मतलब इमीडिएट, ठीक है। अगर आपके पास ए क्लास है और बी क्लास है और सी क्लास है, सी के थ्रू अगर कॉल कर रहे हैं तो वो बी क्लास को ही, जो इसके ऊपर इमीडिएट है, इमीडिएट बेस क्लास को रेफर करता है, ठीक है। और वो आपके इसको कॉल नहीं करेगा। अगर इसके अंदर भी सुपर मेथड यूज किया है तो वो आपके ए क्लास को कॉल करेगा, ठीक है। तो याद रखना, इमीडिएट को कॉल कर। अगर आपने इसके अंदर सुपर कीवर्ड यूज किया है और इसके अंदर वो मेथड नहीं है, तब वो जाके दूसरी क्लास पे जाएगा, ठीक है। अगर इसके क्लास, सपोज कीजिए इसके अंदर आपने सुपर मेथड लिखा सुपर डॉट हेलो, ठीक है, और इसके अंदर वो जो हेलो की मेथड है ही नहीं, फिर वो आपके इसमें सर्च करेगा। अगर वो इसके अंदर सर्च मिल जाएगा तो वो आपके जो है बेस क्लास पे, ए क्लास पे नहीं जाएगा। आगे बढ़े, आगे बढ़ते हैं दूसरे सवाल पर। सवाल देखिएगा, बहुत ही सिंपल सवाल है। अभी हम थ्योरी भी कर रहे हैं और कुछ कुछ बीच बीच में एक आध दो प्रोग्राम्स भी करेंगे, ठीक है। पॉलीमॉर्फिज्म, which statement describes the polymorphism in Java? ठीक है, पहला ऑप्शन है इट अलाउज द यूज ऑफ वन इंटरफेस फॉर ऑब्जेक्ट फॉर डिफरेंट क्लास, पहला ऑप्शन। दूसरा ऑप्शन, इट रेस्ट्रिक्ट, ठीक है, द एग्जीक्यूशन ऑफ मैटर टू द कंपाइल टाइम ऑब्जेक्ट ऑफ द क्लास। थर्ड है इट इनेबल्स द जावा एप्लीकेशन टू प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट। तो ये तो बिल्कुल ही अलग होगी, ये जेवीएम वाला कंसेप्ट आ गया, तो ये तो ऑप्शन होगा ही नहीं, ठीक है, ये तो ऑप्शन होगा ही नहीं, ठीक है। आगे, इट अलाउ द चेंजिंग ऑफ ऑब्जेक्ट आफ्टर इट हैज बीन इंटेंशिएटेड। इंटेंशिएटेड मतलब, इंस्टेंशिएटेड मतलब कि सपोज कीजिए अगर आपने ये बनाया कुछ ऑब्जेक्ट, इसको बोलते हैं अपन ऑब्जेक्ट इंस्टेंशिएशन। बताइए इसका आंसर। इसका आंसर होगा ए, इसका आंसर होगा ए, ठीक है। आप बनाते हैं, मैंने बताया था, पर पॉलीमॉर्फिज्म जब बताया था,
जब मैंने आपको बताया था जब मैंने आपको पॉलीमॉर्फिज्म बताया था तो ये बताया था कि भाई जो पॉलीमॉर्फिज्म होते हैं इसका मतलब है एबिलिटी टू टेक, आपसे ये भी पूछा जा सकता है व्हाट इज पॉलीमॉर्फिज्म, मोर देन वन फॉर्म। फाइन, एबिलिटी टू टेक मोर देन वन फॉर्म मतलब कि भाई मेरा मेथड एक है, ठीक है, इसके अंदर मैंने दो पैरामीटर पास किए, एक दूसरा मेथड बनाया, इसके अंदर मैं तीन मेथड पास किए, एक मैंने चौथा पैरामीटर बनाया, इसके अंदर मैं चार पैरामीटर पास किए, तो ये ओवरलोडिंग होती है। फाइन, और इसी को बनते हैं अपन पॉलीमॉर्फिज्म, इसी को बोलते हैं अपन पॉलीमॉर्फिज्म। अब कास्टिंग सुपर क्लास इनक्लूड करता है तो टाइम भी पॉलीमॉर्फिज्म अप्लाई करता है क्या? मैं समझा नहीं आप क्या कह रहे हैं। आप ये बोलना चाह रहे हैं कि सुपर क्लास, देखिए मैंने आपको जब पॉलीमॉर्फिज्म बताया था तो ये बताया था कि बेस क्लास, शायद यही पूछना चाह रहे हैं, कैन होल्ड द एड्रेस ऑफ बेस क्लास ऑब्जेक्ट। मतलब अगर सुपर क्लास है एस इक्वल टू न्यू और मेरी सब क्लास है, ठीक है, तो ये जो मेथड होगा, और एक मैंने बनाया सुपर क्लास S1 ले लेता हूं, S2 ले लेता हूं, न्यू सुपर क्लास, ठीक है। तो सपोज कीजिए अगर मैंने, और एक मेथड है सुपर के अंदर, ये मेथड डिफाइन है, सुपर क्लास के अंदर M1 मेथड डिफाइन है और सब क्लास के अंदर भी M1 मेथड डिफाइन है, ठीक है। तो ये पॉलीमॉर्फिज्म का ही पार्ट है। अगर S1 मैंने बताया कि बेस क्लास जो है वो बेस क्लास एंड ड्राइव क्लास के ऑब्जेक्ट के रेफरेंस को होल्ड कर सकता है, ये भी एक आपकी हो गई रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म। इससे पहले जो थी वो थी कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म, ठीक है। तो अब जब मैं रेफरेंस होल्ड करूंगा, ये सब क्लास का होल्ड कर रहा है तो ये कॉल करेगा इसको, और ये सुपर क्लास को होल्ड कर रहा है तो ये कॉल करेगा इसको, ठीक है। समझ में आ गया? बढ़े आगे। तो इसका आंसर, ठीक है, तो इसका आंसर, अब बाकी के जो हैं रेस्ट्रिक्ट तो करता ही नहीं है, तो ये तो सेकंड ऑप्शन तो बिल्कुल ही गलत हो गया कंपाइल टाइम पे। इससे और बाकी ऑप्शन देखिए, इससे क्या हो रहा है आपके कि बाकी के ऑप्शन से ये पता लग रहा है कि दो चीजें क्लियर हो रही हैं बाकी के ऑप्शन से, जैसे इट एनेबल जावा एप्लीकेशन टू बी प्लेटफॉर्म, तो जेवीएम जावा वर्चुअल मशीन का कंसेप्ट होता है, तो ये पूछा जा सकता है कि किस कंसेप्ट के थ्रू आपका प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट होता है। पहले दूसरी चीज एक सवाल एक और सवाल के बन गया कि आपकी जो जावा लैंग्वेज है वो प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट है, बाकी की सी प्लस प्लस आपकी प्लेटफॉर्म डिपेंडेंट है। प्लेटफॉर्म डिपेंडेंट इंडिपेंडेंट का क्या मतलब है, कुछ बताएं थोड़ा सा। देखिए इंडिपेंडेंट का मतलब है जब भी आप कोई प्रोग्राम बनाते हैं उसको किससे सेव करते हैं, इससे। तो जेवीएम क्या करता है, जावा वर्चुअल मशीन, इसकी एक क्लास फाइल बनाता है, ठीक है। इसी तरह से अपन जब सी का कोई प्रोग्राम बनाते हैं
या सीपीपी का कोई प्रोग्राम बनाते हैं, ठीक है, तो इसकी भी एक फाइल बनती है। जब आप कंपाइल करते हैं a.out भी बनती है, a.obj भी बनती है, a.class भी बनती है, ठीक है। सार्थक जैन आप क्या पूछना चाह रहे हैं? ओएस प्लस प्रोसेसर, ओएस किधर लिखा मैंने ओएस प्लस प्रोसेसर? अच्छा ठीक है, थोड़ा सा क्लियर लिखिए सार्थक जैन जी। तो ठीक है, तो ये जो, हाँ, तो अभी हम कहां पर थे? प्लेटफॉर्म ओएस प्लस प्रोसेसर, जो भी आप कहना चाह रहे हैं। तो प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट का मतलब ये है, बिल्कुल सही बोला कि ओएस प्लस प्रोसेसर मतलब कि अब जो ये जो a.class फाइल बनी है, इसको आप किसी भी ऑपरेटिंग सिस्टम पे रन कर सकते हो। मतलब अगर आपने मान लो ये विंडोज में बनाई है, सार्थक जैन सही बोल रहे हैं आप, तो इसको आप यूनिक्स पे भी चला सकते हो, इसको आप फेडोरा किसी भी ऑपरेटिंग सिस्टम पे, एप्पल जो मैक ओएस होता है उस पर भी चला सकते हो। लेकिन इसमें आपको ऐसा नहीं होगा, इसमें वापस से आपको प्रोग्राम को कंपाइल करना होगा, ठीक है। जावा सी में कंपाइल होता है फिर बाइट कोड बनता है, बिल्कुल बिल्कुल सही, यही होता है बाइट कोड। जो बाइट कोड होता है वो यही होता है। चलिए बताइएगा अगला सवाल। अगला सवाल है आपका अबाउट द फाइनल कीवर्ड इन जावा। अगला सवाल है आपका द फाइनल कीवर्ड इन जावा। सवाल देखिएगा फिर आगे बढ़िएगा, बताइए इसका आंसर। पहला ऑप्शन है कि फाइनल मेथड को ओवररिडन नहीं किया जा सकता। दूसरा है कि फाइनल क्लास को एक्सटेंड कर सकते हैं। एक्सटेंड का मतलब यहां पर क्या है? इनहेरिट, ठीक है। डी नेक्स्ट है फाइनल वेरिएबल को रीइनिशियलाइज कर सकते हैं। और फोर्थ है फाइनल क्लास को एक्सटेंड नहीं कर सकते। बाकी के भी बताएं चिन्मय के अलावा। त्रिलोक पालीवाल, ठीक है। तो इसका बिल्कुल सही आंसर है अ फाइनल क्लास कैन नॉट बी एक्सटेंडेड, ठीक है। फाइनल क्लास को आप एक्सटेंड नहीं कर सकते। बाकी के ये भी गलत हो गया। ओवररिडन, फाइनल का मतलब यही होता है कि एक बार जो डिक्लेरेशन कर दिया या एक बार डिफाइन जो कर दिया फाइनल, कि एक बार जो वैल्यू दे दी, अगर मैं इंस्टेंस वेरिएबल की बात करूं, एक बार जो वैल्यू दे दी, या मेथड की बात करूं, एक बार जो डेफिनेशन दे दी, आप उसको चेंज नहीं कर सकते। कैन नॉट बी चेंज्ड, ठीक है। बढ़े आगे, तो इसका आंसर है डी, कैन नॉट बी एक्सटेंडेड। ये यहां पर इनिशियलाइज हो गया, ये वर्ड ही गलत हो गया। ये ओवररिडन हो गया, ये वर्ड ही गलत हो गया। ये फाइनल के केस में तो हो ही नहीं सकते, ठीक है। बहुत सिंपल प्रोग्राम है। पहले प्रोग्राम देख लीजिए फिर उसके बाद आगे। इसको अभी छोड़ दीजिए, इसको देख लीजिए सिर्फ, जो आप बोल रहे थे। क्लास ए, इसके अंदर एक स्ट्रिंग है, ठीक है। क्लास ए,
इसके इसके अंदर एक स्ट्रिंग है जिसके अंदर वैल्यू है क्लास ए, फाइन। क्लास बी, इसके अंदर वही सेम स्ट्रिंग है, ओवरराइड सॉरी ओवरराइड हो रही है, फाइन। जब मैं स्ट्रिंग एस करूंगा तो ऑटोमेटिकली इसका आंसर क्या आएगा, क्लास बी। और जब मैं सुपर डॉट एस करूंगा तो आउटपुट आएगा क्लास ए। बी का ऑब्जेक्ट बनाया, ये इसको कॉल करेगा तो इसका आउटपुट आएगा बी एंड ए। आगे बढ़ें। सवाल देखिए, आपके पास सवाल है, व्हाट हैपन्स व्हेन अ सब क्लास इन जावा ठीक है, व्हेन अ सब क्लास इन जावा explicitly does not explicitly call a super class constructor। इसका जवाब क्या होगा, क्या जवाब होगा, ए प्रोग्राम कंपाइलेशन एरर फेंकेगा, दूसरा सब क्लास ऑटोमेटिकली कॉल्स द डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर, थर्ड सब क्लास कॉल द सुपर क्लास पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर। ठीक है, ऑप्शन बी बिल्कुल सही। ठीक है, और डी, चलिए, सुपर क्लास कंस्ट्रक्टर इज नॉट कॉल्ड एंड सप्लाई इज रेस्पॉन्सिबल फॉर इनिशियलाइजिंग ऑल द इनहेरिटेड फील्ड। तो ये तो देखो, ये पहला लाइन तो गलत हो गई। अब आप बोल रहे हैं बी बिल्कुल सही है। तीसरे के केस में बताएं आप, सपोज कीजिए आपके पास एक क्लास है, उसके अंदर कोई पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर डिफॉल्ट है ही नहीं। बी क्लास है, उसके अंदर डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर है। अब मान लीजिए मैंने बी का ऑब्जेक्ट बनाया, ठीक है। अब मान लीजिए मैंने बी का ऑब्जेक्ट नहीं कॉल करता, बिल्कुल कॉल नहीं करता, ये बात अब एक क्वेश्चन समझिएगा, सिचुएशन। पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर यहां पर कैसे कॉल करेगा ये बताइएगा। बिल्कुल ये कॉल नहीं करता, लेकिन यहां पर देखिएगा, सपोज ए में मैं पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर बनाया, बी के अंदर मैं डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर बनाया, ठीक है, सिर्फ डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर। अब मैंने बी का ऑब्जेक्ट बनाया, तो अब क्या होगा, आउटपुट आएगा या एरर आएगी चिन्ह में, फाइन। तो यानी कि आपको इस डिफॉल्ट के अंदर आपको इस मेथड को कॉल करना होगा, इसको इनिशियलाइज करना होगा। उस केस में डिफॉल्ट इम्प्लिसिट आपका कॉल इम्प्लिसिटली कॉल नहीं होता। अगर कोई भी कंस्ट्रक्टर नहीं है तब तो ए का जो है वो डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर आ जाएगा। ठीक है, बिल्कुल एरर आएगी, सही बोल रहे हैं आप। ठीक है, अगर ए के अंदर कोई भी कंस्ट्रक्टर नहीं है तब तो वो ए के डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर को कॉल कर देगा। अगर मान लीजिए फिर उस केस में तो कोई दिक्कत नहीं है, उसमें तो अगर आप बी का ऑब्जेक्ट बनाए कोई दिक्कत नहीं आएगी, एरर नहीं आएगी।
अगर मान लीजिए ए के अंदर पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर और बी के अंदर पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर, तब भी कोई दिक्कत नहीं है भाई, बी का आप ऐसे बना सकते हैं, न्यू B1, 2, ठीक है, क्योंकि वो इसको कॉल करेगा, वो फाइनल इसको कॉल कर लेगा। लेकिन मान लीजिए अगर बी के अंदर डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर है, उसके अंदर ए के अंदर पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर है, तो आप ऑब्जेक्ट कैसे बनाएंगे, उस तरह से ही बनाएंगे, न्यू, ठीक है, किस तरह से बनाएंगे, इस तरह से बनाएंगे, क्योंकि बी के अंदर तो डिफॉल्ट ही है ना, पैरामीटर तो पास कर ही नहीं सकते, पैरामीटर पास नहीं कर सकते, तो उस केस में आपको क्या करना होगा, या तो सुपर कीवर्ड के थ्रू आप उसको कॉल कीजिए, ठीक है, और नहीं तो ये एरर फेंक देगा। आगे बढ़ते हैं। आगे देखिएगा, नॉट अ वैलिड वे फॉर इनहेरिटेंस, ठीक है, इनमें से कौन सा सही तरीका नहीं है इनहेरिटेंस के लिए, बताएं। इनमें से कोई सा सही तरीका नहीं है इनहेरिटेंस के लिए। देखिए, जब भी आपके पास इनहेरिटेंस की बात आती है, तो मैंने आपको बताया था इसके लिए जो इनहेरिटेंस के लिए जो कीवर्ड यूज होता है वो होता है एक्सटेंड्स, ठीक है। सर सिर्फ ए क्लास में डिफॉल्ट पैरामीटर कंस्ट्रक्टर हो और बी क्लास में पैरामीटर कंस्ट्रक्टर हो, तो वी आर कॉलिंग डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर ऑफ ए इन, आपने चिन्ह में सवाल पूछा है, यदि सपोज कीजिए ए क्लास के अंदर पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर है और बी के अंदर डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर है, सॉरी ए के अंदर डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर है, ए के अंदर ए के अंदर डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर है, बी के अंदर पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर है, फिर आगे पूछ रहे हैं आप, देन पैरामीटर कंस्ट्रक्टर हो एंड वी आर कॉलिंग डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर ऑफ ए इन पैरामीटर कंस्ट्रक्टर, एरर है ये। अब आप यहां पर बी लिया इक्वल टू न्यू बी, ठीक है, यहां पर कुछ पैरामीटर्स पास किया, ये इसको कॉल करेगा, ठीक है, ये तो मैंने कहा ना ये ऑटोमेटिकली कॉल हो जाता है, ठीक है, या अगर आपको या तो सुपर कीवर्ड के थ्रू आप कॉल कर लीजिए इसको, ठीक है, ये आप या तो सुपर कीवर्ड के थ्रू कॉल कर लीजिए, सुपर कीवर्ड के थ्रू कॉल करने पर आपका कुछ चल जाएगा, ठीक है, नहीं तो अगर आप इसको, तो ये तो ऑटोमेटिक, इसमें एरर नहीं आएगी। अच्छा, आप क्या पूछ रहे हैं? नहीं सर, ए में डिफॉल्ट और अच्छा ए में डिफॉल्ट, ठीक है, तो फिर डेफिनेटली एरर आएगी, क्योंकि आप यहां पर पैरामीटर्स पास कर रहे हैं ना, तो ये सिर्फ इसको ही कॉल करेगा, ठीक है, और ए और बी में ये तो सिंपल एंड बी में, ठीक है, समझ गया सर, तो एरर आएगी, ठीक है। चिन्ह में इसका क्या आंसर दिया आपने ऊपर, चिन्ह में क्लियर, आगे बढ़े। सी ऑप्शन डी भी सही लग रहा है, बिल्कुल, ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है, ठीक है, कि एक ने बोला है, चिन्ह ने बोला है डी ऑप्शन सही लग, ओके सर, डी ऑप्शन हो गया, डी ऑप्शन, डी ऑप्शन, मल्टीपल ऑप्शन भी सही हो सकते हैं, मल्टीपल ऑप्शंस भी सही हो सकते हैं। एरर इसलिए आया सर,
क्योंकि आपने यदि यहां कोई भी कंस्ट्रक्टर कॉल नहीं करते हैं, देखो जावा के अंदर क्या होता है, ये किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर ये देखिएगा कि अगर आपने कोई भी कंस्ट्रक्टर नहीं दिया, नो कंस्ट्रक्टर, कुछ भी नहीं लिखा, डिफॉल्ट डिफॉल्ट, तो कंपाइलर आपका खुद का जो डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर है उसको कॉल करता है। ठीक है, अगर आपने एक भी कंस्ट्रक्टर कुछ भी नहीं लिखा तो ठीक है, ठीक है। और अगर आपने डिफॉल्ट भी लिख दिया, आपने तो लिख दिया ना, तो ये वाला जो है कंपाइलर वो ओवरराइड हो जाता है। अब नाउ इट इज द रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ सब क्लास टू कॉल दिस डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर। तो लोग समझ में आया एरर क्यों आई? ठीक है, आगे बढ़े। अगर आपने डिफॉल्ट कॉल कर दिया, ठीक है, अगर आपने डिफॉल्ट लिख दिया तो यानी कि ये सब क्लास की रेस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो आपके इस डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर को कॉल करेगा। हाँ, तो इस पर आए अपन, इसका लोग बता रहे हैं डी। इसका ऑप्शन बता रहे हैं डी। इसका ऑप्शन डी तो है, सही है, लेकिन इसका आंसर ये भी है। ये इंटरफेस को इंप्लीमेंट कर रहा है, इंटरफेस। ठीक है, और इंटरफेस और इनहेरिटेंस दोनों चीजें अलग है। मैंने क्या बोला, इनहेरिटेंस जब वर्ड आ जाए तो सिर्फ और सिर्फ आपको इनहेरिटेंस पे ही फोकस करना है। ठीक है, आप इंटरफेस पे नहीं जाएंगे क्योंकि इंटरफेस अलग चीज है। हालांकि वो इट इज अ पार्ट ऑफ सपोर्टिंग मल्टीपल इनहेरिटेंस। ठीक है, बट अब चूंकि इनहेरिटेंस की बात हो रही है तो जब नॉर्मल हम क्लास बनाते हैं, ठीक है, जब क्लास बनाते हैं तो इसके अंदर किसी भी टाइप का फंक्शन अपन यूज करते हैं, लेकिन इंटरफेस में हम किसी भी टाइप का फंक्शन यूज नहीं कर सकते या किसी टाइप का वेरिएबल यूज नहीं कर सकते। फाइनल, ठीक है, तो इसका आंसर ये भी होगा और इसका आंसर ये भी होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये एक और चीज है, देखो क्लोनेबल। इस अभी पढ़ेंगे इनके बारे में भी थोड़ा थोड़ा बाद में, बेसिक बेसिक तो पढ़ेंगे ही। ये बेसिकली क्या करता है, क्लोन बनाता है। अगर पूछ लिया जाए डिटेल वगैरह, ऑब्जेक्ट क्लोनिंग के काम आता है। ठीक है, क्लोनिंग मतलब एक ऑब्जेक्ट है, उसकी मल्टीपल वैल्यूज है, उसकी डुप्लीकेट कॉपी। क्लोन मेथड होता है एक, उसके थ्रू। आगे बढ़े। बहुत सिंपल सवाल, ठीक है, फाइनल के बारे में पूछा है। अब इससे जो आज मैंने जो कीवर्ड्स को मैं टच कर रहा हूं ना, इसके अलावा इसमें और कोई क्वेश्चन नहीं बनते। ठीक है,
फिर भी अगर आपके पास क्वेश्चंस हो, कोई वेबसाइट हो कि भाई सर इसके वेबसाइट के क्वेश्चंस कराइए या इस बुक के क्वेश्चंस कराइए, तो आप यहाँ पर अपने कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, हम उनके जवाब भी देंगे। ठीक है कि सर आपको इस बुक के प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना है या जो भी है, जैसे भी है। एक फाइनल क्लास बिल्कुल सही, इसका आंसर डी है। कई बार फाइनल आपका जो कीवर्ड है वो यूज हो चुका है, बहुत बार डिस्कशन भी हो चुका है। ये मैंने पहले शुरू में बताया था, कैन नॉट बी एक्सटेंडेड करके आया ही था अभी एक क्वेश्चन में। ठीक है, फाइनल मेथड ओवररिडन नहीं कर सकते। ठीक है, कैन नॉट बी रीअसाइन्ड, एक बार तो आपको वैल्यूज देनी पड़ेगी। क्लास में सर आपने पहले देखिए, सार्थक जैन जी, मैंने जो बताया था, आपने लिखा है सर आपने पहले बताया था कि फाइनल को ओवरराइट, तो मैंने जो बताया था वो मेथड बताया था। ठीक है सार्थक जैन, मैंने जो बताया था वो मेथड बताया था, मेथड को ओवरराइड, मेथड के बारे में लिखा था मैंने, क्लास के बारे में नहीं बताया था। यहां क्लास लिखी हुई है, ये वर्ड पढ़िए आप, सार्थक जैन। क्लियर? मैंने चिन्मय जैन को ये देखिए आप, क्लास लिखी हुई है, यहां मेथड नहीं लिखा हुआ, बस ये छोटी सी गलती। आपने पूछा है सर इंटरफेस में जो फाइनल वेरिएबल होता है उसे इनहेरिट कर सकते हैं। देखिए इनहेरिट कर सकते हैं, री इनिशियलाइज, अभी आपने लिखा है वेरिएबल की बात हो रही है, वेरिएबल की। ठीक है, री इनिशियलाइज नहीं कर सकते। अगर आपने इंटरफेस के अंदर कोई लिख दिया फाइनल स्टैटिक एक्स और यहां पर ये खत्म कर दिया इंट एक्स, इसकी वैल्यू आप सब क्लास में दे सकते हैं, एक्स इक्वल टू 20, बस यहां खत्म हो गया। इसके बाद एक्स इक्वल टू 300 नहीं दे सकते। फाइनल कर सकते हैं सर, अपन ओवरराइड नहीं कर सकते। मतलब सपोज, ये मैंने क्लास में भी डिस्कस किया था, सपोज कीजिए क्लास ए है, ठीक है, क्लास ए है, इसके अंदर फाइनल है कोई मेथड, क्लास बी है, एक्सटेंड कर रही है ए को, इसके अंदर मैं मेथड को डेफिनेशन नहीं दे सकता, ये एरर हो जाएगी। तो लोग जी समझिएगा, डेफिनेशन नहीं दे सकता, लेकिन मैं बी के ऑब्जेक्ट के थ्रू इस मेथड को कॉल्स कर सकता हूं, बी के मेथड फाइनल मेथड को कॉल कर सकता हूं। ठीक है, आप ओवरराइड नहीं कर सकते, लेकिन वो इनहेरिट तो हुआ है ना। इनहेरिट नहीं होता तो बी के थ्रू आप कैसे कॉल कर पाते? बढ़े आगे।
अगला है बहुत सिंपल क्वेश्चन, कि सुपर कीवर्ड का आप यूज बताइए। सुपर कीवर्ड, the super keyword can be used to access a method in the parent class that has been overridden in the child class. A super method can be used to access, यहां मेथड की बात हो रही है, यहां मेथड की बात हो रही है। ओके हिना चौहान, ठीक है, क्लियर। नेक्स्ट इसमें हो रही है एक्सेस द वेरिएबल इन द पेरेंट क्लास दैट हैज बीन हिडन इन द चाइल्ड क्लास। नेक्स्ट है सुपर कीवर्ड कैन बी यूज टू इन्वोक द कंस्ट्रक्टर ऑफ पेरेंट क्लास। और लास्ट है ऑल ऑफ द अबव। बिल्कुल सही, डी, डी। अब मैं क्वेश्चन को थोड़ा सा और कर देते हैं अपन, यहां पेरेंट क्लास की जगह मैं यहां लिख देता हूं करंट क्लास। अब बताएं ऑप्शन। हाँ बिल्कुल सही, डी सही है बिल्कुल। ये बहुत बार एक्सेस कर चुके हैं, बहुत सुपर कीवर्ड के बारे में जब मैंने बताया था सारा कुछ, मेथड को एक्सेस करना, वेरिएबल को एक्सेस करना, कंस्ट्रक्टर को एक्सेस करना, सारा कुछ बताया था। ठीक है, अब मैंने इसमें थोड़ा चेंज कर दिया है ऑप्शन सी में, द सुपर कीवर्ड कैन बी यूज्ड टू इन्वोक अ कंस्ट्रक्टर ऑफ करंट क्लास। अब बताएं इसका आंसर। तो फिर क्या होगा, तो फिर यहां क्या आएगा, अगर ये ऑप्शन गलत है बिल्कुल सही, करंट ऑब्जेक्ट के कंस्ट्रक्टर को कॉल करने के लिए आपका सुपर कीवर्ड यूज नहीं होता है। सुपर जब भी याद आए, सी वॉज फॉल्स, बिल्कुल सही, दिस कीवर्ड। तो ये थोड़ा सा आप देखिएगा, ठीक है, इतना से याद रखना है, सुपर, दिस, सुपर का मतलब पेरेंट और इसका मतलब करंट। चाहे वो ऑब्जेक्ट हो, चाहे इंस्टेंस वेरिएबल हो, चाहे मेथड हो, चाहे कंस्ट्रक्टर हो, अगर करंट वर्ड है तो दिस को आंख बंद करके जवाब दे दो। आगे बढ़े, अब वही सेम क्वेश्चन आ गया। अब वो पहले सुपर पे था, अब ये दिस पे, दिस कीवर्ड इज यूज्ड, दूसरा क्वेश्चन है, अच्छा ठीक है, इसमें दिस कीवर्ड के बारे में पूछा है। तो पहला, टू एक्सेस अ मेथड इन द करंट क्लास दैट हैज बीन रिटन बाय अ पेरेंट मेथड, पेरेंट मेथड आ गया, कैन बी यूज्ड टू एक्सेस द वेरिएबल दैट इज हिडन बाय द पेरेंट मेथड, यहां पर भी पेरेंट आ गया, ठीक है, तो इसका आंसर होगा सी। ये तो हो ही नहीं सकता है, अभी इससे पहले उसमें कर लिया था अपन ने, खैर।
आगे बढ़े, एक छोटा सा प्रोग्राम देख लें इसका, दिस का। इंस्टेंस वेरिएबल लिया, एक मैंने डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर कॉल किया, ठीक है। दूसरा लिया, यहां लिखा और यहां पर मैंने दिस को कॉल कर लिया, यहां लिख दिया 12, ये 12 है, ठीक है, ये 12 है, लिख देता हूं 12 1 12, ठीक है। यहां पर क्लास खत्म, ठीक, क्लास भी बनाई, इसके अंदर मैंने ये कॉल किया सुपर, ठीक, सुपर के अंदर अभी मैं कुछ भी नहीं कर रहा हूं, ठीक। तो यहां पे लिखा मैंने चाइल्ड या एक ही आर्गुमेंट पास कर देते हैं, सिंपल हो जाएगा। चाइल्ड क्लास 1 आर्गुमेंट, या क्लास खत्म हो गया। अब मैंने क्या किया, अब आप देखिएगा बी का ऑब्जेक्ट बनाया, बी, ठीक है, उसके अंदर पास किया 10, उसके अंदर मैंने पास किया 10, ठीक है। जैसे मैंने पास किया 10, वो इसको कॉल करेगा, z की वैल्यू कितनी हो गई 10, सुपर मेथड इसके अंदर आ गया, तो सुपर मेथड किसको कॉल करेगा, वो इसको कॉल करेगा, ठीक है। यहां पर कॉल करते ही 12 दिस के बाद क्या करेगा, वो इसको कॉल करेगा करंट कंस्ट्रक्टर को, इस वैल्यू की कितनी हो गई 12, तो वैल्यू दिस डॉट वैल्यू यानी कि वैल्यू ए की वैल्यू कितनी हो गई 12, और आउटपुट आ जाएगा 1 आर्गुमेंट कंस्ट्रक्टर, ठीक। फिर इसको कंप्लीट होने के बाद ए डॉट जेड, ए की वैल्यू कितनी हो गई 10, और चाइल्ड क्लास 1 आर्गुमेंट। तो इस तरह से कॉल होता है सुपर कीवर्ड या दिस कीवर्ड, किधर गया ये वाला,
तो जिसके अंदर जितनी भी आर्गुमेंट्स आप कॉल कर दोगे वो उस टाइप के उस करंट क्लास के कंस्ट्रक्टर को कॉल कर लेगा। अगर यहां पर मैं कुछ भी नहीं लिखता, ठीक है, तो वो इसको कॉल करता, तो वो तो रिपीटेटिव टास्क हो जाता, आइटरेटिव चल जाता, इंडेफिनिट लूप चल जाता, तो वो तो गड़बड़ हो जाता, वो तो एरर मार देता। ठीक है, इसलिए मैंने यहां पर कोई वैल्यू पास की ताकि वो यहां आ जाए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये सेम प्रोग्राम देख लीजिएगा, सिंपल दिस का यहां पर 10,10 पास किया, तो 10,10 पास किया तो ऑटोमेटिकली वो पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर कॉल करेगा जिसमें विड्थ और हाइट की वैल्यू 10 हो जाएगी, और यहां पर दिस डॉट विड्थ इक्वल टू 10। और ये मैंने आपको पहले भी बताया था कि अगर सेम इंस्टेंस होते हैं चिन्मय जैन, व्हाट इज नॉट द यूज ऑफ दिस कीवर्ड पासिंग इटसेल्फ टू मेथड कॉलिंग अनदर कंस्ट्रक्टर इन, देखिए पहला, दूसरा है कॉलिंग अनदर कंस्ट्रक्टर इन कंस्ट्रक्टर चेनिंग। आप सेम कंस्ट्रक्टर को यूज कर, रेफरिंग टू इंस्टेंस वेरिएबल एंड लोकल वेरिएबल, ये देखिए रेफरिंग सी वाला ऑप्शन तो ये रहा। ठीक है, डी ऑप्शन है पासिंग इटसेल्फ टू मेथड ऑफ सेम क्लास, पासिंग इटसेल्फ टू द मेथड ऑफ सेम क्लास, बिल्कुल ये भी कर सकते हैं अपन। ठीक है, बिल्कुल पासिंग इटसेल्फ टू अनदर मेथड, समझ में आ गया। इसमें से जो सी ऑप्शन है, सी ऑप्शन तो एज इट इज है, ये रहा। इसमें से जो बी ऑप्शन है वो नहीं है, कॉलिंग अनदर कंस्ट्रक्टर इन द कंस्ट्रक्टर। ठीक है, दिस हमेशा करंट कंस्ट्रक्टर को ही कॉल करेगा, दिस हमेशा करंट कंस्ट्रक्टर को ही कॉल करेगा। आगे बढ़े, अगला सवाल, ये भी मैंने बताया था आपको, इनमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है। एवरी क्लास एक्सटेंड्स द ऑब्जेक्ट क्लास, एवरी क्लास इंप्लीमेंट द सीरियलाइजेबल इंटरफेस, every class extends the clonable interface and every interface extends the serializable interface। तो देखिए आप इसमें जैसे सपोज कुछ भी नहीं आ रहा भाई अपने को, तो आप देखिएगा ये लाइन तो बिल्कुल भी गलत है। जब इंटरफेस की बात आ गई तो डेफिनेटली इंप्लीमेंट्स आएगा, अपने पढ़ा हुआ है, तो ये तो बिल्कुल ही ऑप्शन गलत हो गया अपना। अब बच्चे ए बी सी, ठीक है, तो मैंने बताया था बाय डिफॉल्ट जो स्टैंडर्ड जो ऑब्जेक्ट होता है वो ऑब्जेक्ट क्लास होती है जिसके सारे की सारी आपकी सब क्लास वगैरह होती है, तो इसका आंसर होगा बिल्कुल सही ए ऑप्शन। बढ़े आगे, चलिए 11वां सवाल आपके लिए, एक्सेस मॉडिफायर्स ऑफ इनहेरिटेंस, ध्यान से पढ़िएगा, जवाब दीजिएगा, है सिंपल। पहला है कि प्राइवेट को आप सब क्लास में एक्सेस कर सकते हैं, दूसरा है प्रोटेक्टेड को आप किसी भी क्लास के थ्रू एक्सेस कर सकते हैं एक पैकेज में, तीसरा है डिफॉल्ट को आप किसी भी क्लास में यूज कर सकते हैं डिफरेंट पैकेज में। या किसी भी क्लास का मतलब क्या है, एनी, एक सेकेंड, या एनी क्लास का मतलब है इट इंक्लूड्स बोथ सब क्लास एंड नॉन सब क्लास, इट इंक्लूड्स बोथ सब क्लास एंड नॉन सब क्लास। ठीक है,
तो देखिएगा इसमें ट्रू बताना है आपको कि इनमें से ट्रू कौन सा है। तो पहली तो बिल्कुल गलत है भाई, प्राइवेट को तो सिर्फ प्राइवेट के अंदर ही कर सकते हैं, यानी कि ये तो बिल्कुल ही गलत है। ठीक है। सेकंड है आपका प्रोटेक्टेड मेंबर ऑफ अ सुपर क्लास कैन बी एक्सेस्ड बाय एनी क्लास, नहीं, ओनली इनहेरिट, ओनली सब क्लास, नॉन सब क्लास के थ्रू। तो मैंने एनी लिखा है तो इंक्लूड्स बोथ। ठीक है, तो ये भी बी, बी गलत है, सार्थक जैन बी गलत है। मैंने लिखा ना, मैंने बोला ना सब क्लास का, एनी क्लास का मतलब यहां पर दोनों आ गए, तो बी गलत है। ठीक है, सी तो बिल्कुल ही गलत है। ए डिफॉल्ट मेंबर ऑफ एनी क्लास, यहां तक अगर यहां सेम होता, ठीक है, यहां सेम होता तो चल जाता, लेकिन ये तो डिफरेंट है, डिफरेंट। और डिफॉल्ट जो होते हैं वो क्या होते हैं, पैकेज प्राइवेट, एक ही पैकेज में यूज होते हैं। ठीक है, इसमें ये वाली लाइन सही है, इसमें ये वाली लाइन सेम पैकेज। तो बी गलत है, ए गलत हो गया, बी गलत हो गया, सी गलत हो गया, डी। सर आपने तो वो टेबल में सेम पैकेज, मैंने वो टेबल, एक सेकंड देखना पड़ेगा। हाँ सॉरी सॉरी, इसका बिल्कुल सही। ठीक है, डी और बी दोनों। एक सेकंड इस क्वेश्चन को थोड़ा रखिएगा, कंफ्यूजन है थोड़ा सा इस क्वेश्चन में, इस क्वेश्चन को अपने अगली क्लास में डिस्कस करेंगे। इसका डी तो कंफर्म है, अब टेबल मेरे को एक बार देखनी पड़ेगी, रिकॉल करनी पड़ेगी उसमें क्या लिखा था मैंने। ठीक है, तो इस क्लास को, इस क्वेश्चन को भी थोड़ा होल्ड कीजिएगा। हाँ ठीक है, होल्ड कीजिए इस क्वेश्चन को। ये बताइए, मेथड ओवरलोडिंग एंड इनहेरिटेंस, a subclass can override a method a subclass can override a method with same name and parameters, a subclass can override a method with different name and same parameter। ये तो बिल्कुल ही गलत है भाई। ठीक है, a subclass can override a method with same name and different parameters and subclass can override a method with same name and return type। तो इसका आंसर होगा, शायद आप सभी ने लगा भी दिया होगा, ए मल्टीपल, मल्टीपल आंसर सही हो सकते हैं। तो इसका आंसर है ए एंड सी। ठीक है, आगे बढ़े। ओवरराइडिंग तो बता रहा हूं, अच्छा इसमें ये सॉरी, ये गलत लिखा है, ओवरलोड, ओवरराइडिंग, ओवरराइडिंग है, ओवरराइडिंग है, ये मिसप्रिंट हो गया। आगे सिंपल क्वेश्चन, बताइएगा इसका आउटपुट, वैसे लिखा ही हुआ है इसका आउटपुट, देख लीजिए, कोई डाउट हो तो पूछ ले।
कोई दिक्कत हो तो बताएं। देखो ओवरलोडिंग, अच्छा एक बार क्लियर कर देते हैं अपन ओवरलोडिंग और ओवरराइडिंग। बस सिंपल सा ये याद रखना, ओवरलोडिंग होती है जैसे void m int x, void m, ये ओवरलोडिंग है। int x int y, void m int x int y int z, ठीक है, ये आपकी ओवरलोडिंग है, ठीक है, इन स्टैटिक मेथड। ओवरराइडिंग हो गया ही नहीं इन स्टैटिक मेथड, सर डिफरेंट पर। अभी पहले हम त्रिलोक का जवाब दे देते हैं जिनमें आपका क्वेश्चन क्लियर नहीं है थोड़ा सा, ठीक है। पहला ओवरलोडिंग, ये है ओवरलोडिंग। सेकंड ओवरराइडिंग, ओवरराइडिंग होती है क्लास ए है, इसके अंदर एक मेथड है m1, ठीक है, इंट x, और क्लास बी है जो कि इनहेरिट कर रही है बी को, सॉरी ए को। अब इसके अंदर मैंने इंट x के साथ ही दूसरी डेफिनेशन दे दी, तो ये कहलाता है आपका ओवरराइडिंग। त्रिलोक, ठीक है, चिन्मय। ओवरलोड पूछा था ना तुमने तो, त्रिलोक क्लियर। आगे बढ़े। इसका आउटपुट बहुत सिंपल है, ठीक है। अभी वाला क्वेश्चन में यहां स्टैटिक है कहां, इस क्वेश्चन में स्टैटिक है कहां? ठीक है, तो ये बहुत सिंपल। अच्छा ये वाला क्वेश्चन, अच्छा सॉरी चिन्मय, वो क्वेश्चन अपन पहले कर रहे थे तो थोड़ा सा, इसको आप रन कीजिएगा, पता लगेगा आपको इसका आउटपुट, ठीक है। इसको आप रन कीजिएगा, ये आपके लिए असाइनमेंट है। हाँ ठीक है, ठीक है, चिन्ह में समझ गया मैं। एक्चुअली क्या अपन ये वाला क्वेश्चन कर रहे थे तो थोड़ा सा मिसकम्युनिकेशन हो गया, कोई बात नहीं, ठीक है। इसको आप रन कीजिए क्वेश्चन को जावा कंपाइलर पर, और फिर देखिएगा। कॉल द सुपर क्लास डिस्प्ले, कॉल द सब क्लास डिस्प्ले, कॉल द, आप रन कीजिए इसको। चलिए, मेथड हाइडिंग ओवरराइडिंग, इसका आंसर बताइए। मेथड हाइडिंग, चिन्मय, चिन्मय, इसका आंसर बताइए। मेथड हाइडिंग एंड इनहेरिटेंस अभी बताया है। ए सब क्लास कैन हाइड द सेम नेम, हाइड द सेम नेम एंड पैरामीटर लिस्ट, हाइड डिफरेंट नेम, ये तो हो ही नहीं सकता। सेम पैरामीटर, सेम नेम डिफरेंट पैरामीटर लिस्ट, ये भी नहीं हो सकता। एंड सेम नेम एंड रिटर्न टाइप, लेकिन
पैरामीटर लिस्ट भी सेम होनी चाहिए। तो इसका आंसर है ए। इसको आप रन कीजिए क्वेश्चन नंबर 13 कंपाइलर पर। ठीक है, कि स्टैटिक ओवरराइड होते हैं या नहीं होते। कंस्ट्रक्टर चेनिंग बताइएगा। त्रिलोक, which of the following statement is true about the constructor chaining and inheritance? A subclass must call a superclass constructor, a superclass must call a subclass constructor। तो सेकंड तो बिल्कुल ही गलत हो गया भाई, सुपर क्लास तो कभी नहीं कॉल करता। सी है, ए सब क्लास कंस्ट्रक्टर कैन कॉल ए सुपर क्लास कंस्ट्रक्टर विद सेम पैरामीटर लिस्ट। ठीक है, और सब क्लास कंस्ट्रक्टर कैन कॉल अ सब क्लास कंस्ट्रक्टर। तो ए बी और डी तो गलत होगा इसके। अब बच्चे इसके ए और सी, ए एंड सी पता है चिन्ह में। त्रिलोक ऑप्शंस आपके सामने है, सार्थक,